तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने वाले बी विचर को थियानियल मार डालता है और फिर जब वो अपने घर पर पहुंचता है तब रात को जिन्यू उसने पिछले दिनों में हुई सारी बातें बताती है। तब थियानियल अगली सुबह को यह अनाउंसमेंट करता है कि लिएंग आज से टीम का नया लीडर होगा जब थियानियल अपनी टीम के साथ नहीं होगा, और युवान को वो सर्च और सप्लाई की टीम का डिप्टी लीडर बनाता है। और तब वो एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए ल्यूक ब्रदर्स के पास जाते हैं। तब ल्यूक थियानियल को हंटिंग कॉप ज्वाइन करने के लिए कहता है पर थियानियल मना कर देता है। लेकिन तभी एक शख्स भागकर आते ल्यूक को बताता है कि उनके छोटे भाई डेनी को किसी ने अगवा कर लिया है। तब थियानियल, युवान और ल्यूक अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डेनी को रखा गया होता है। तब ल्यूक की टीम और उन गुंडों के बीच लड़ाई होती है जिसके अंदर ल्यूक थियानियल और युवान की मदद से उन सभी गुंडों को हरा देता है। तब उन्हें उन गुंडों के मोटिव के बारे में पता चलता है। दरअसल वो इस पूरी दुनिया को वर्चुअल वर्ल्ड बनाना चाहते थे, इसी कारण वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मारते थे। पर इन सब में डेनी और ल्यूक के कई साथियों की जान चली गई होती है, जिससे कि डेनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी को वहीं पर शूट कर देता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में ल्यूक थियानियल से कहता है कि तुम्हारे बिना हम डेनी को नहीं बचा पाते, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब डेनी कहता है कि जाओ थियानियल और युवान, आज से तुम लोग मेरे भाई हो। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। जो भी सप्लाईज हमने इस बार ढूंढी है वो अब से तुम्हारी है। तब थियानियल कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने इन सप्लाईज को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। तब डेनी कहता है कि मैं किसी का भी एहसान नहीं ले सकता, इन सप्लाईज को नहीं लेके तुम मुझे बुरा फील करवा रहे हो। तब ल्यूक कहता है कि डेनी की बातों का बुरा मत मानना, वो बस चाहता है कि तुम हाँ कर दो। तो चलो वो बात करते हैं जो हमने सुबह छोड़ दी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे हंटिंग कॉर्प्स को ज्वाइन कर लो। मुझे पता है कि इस वक्त तुम और तुम्हारे साथी भी केवल 2 वक्त का खाना ही जुटा पा रहे हैं, पर जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर चैलेंजेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री के आदमी भी 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। पर अगर तुमने हमारी हंटिंग कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कभी भी खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तब थियानियल कहता है कि हमारे लिए इतना सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे माफ़ करना, मैं अब भी आपकी हंटिंग कॉर्प्स ज्वाइन नहीं कर सकता। तब ल्यूक कहता है पर क्यों? तब डेनी कहता है हम लोग दोस्त हैं, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तुम हमसे बोल सकते हो। तब थियानियल कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पर बार्गेन करना नहीं चाहता, पर जब हमने अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में इस बेस की न्यूज़ सुनी थी तब ये ह्यूमैनिटी का एक आखिरी शेल्टर बन गया था। मैं भी बाकी लोगों की तरह यहाँ पर बहुत लंबी दूरी से ट्रेवल करके पहुँचा, पर जैसा कि मैंने सोचा था ये उतना ज़्यादा सेफ नहीं निकला। पिछले वाले ज़ॉम्बी अटैक के वक्त उन्होंने पूरे ब्रिज को टेक ओवर कर लिया था और यहाँ पर हर कोई मारा जाने वाला था। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो लंबे समय तक छुप कर नहीं रह सकते। जब तक एक भी ज़ॉम्बी जिंदा है यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रुक सकता और यही कारण है कि मैं आपका हंटिंग कॉर्प्स ज्वाइन नहीं कर सकता। तब डेनी कहता है तुम्हारा मतलब तुम यहाँ से जाना चाहते हो इस ज़ॉम्बी सी भरी दुनिया में, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तब ल्यूक कहता है अब क्योंकि तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तो वो अपने आदमी से कुछ लाने के लिए कहता है। तब वो आदमी उसे एक बुक लाकर पकड़ाता है। तब ल्यूक कहता है कि मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी, पर तुम फ्यूचर में कहीं भी जाओ सरवाइव करना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। इस किताब के अंदर हमारे सर्च और सप्लाई के रिकॉर्ड को रखा गया है और इसमें तुम्हें पूरा मैप मिल जाएगा। इसमें वो सारी जगह है जो कि सेफ है और जो कि डेंजर है और जहाँ पर जाना वर्थलेस है, वो जगह भी इसके अंदर नोट की गई है। मुझे लगता है ये किताब तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तब थियानियल कहता है बहुत अच्छे, यही तो वो चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी। इनफैक्ट आज मैं आपके पास इसीलिए आया था ताकि आप मुझसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सको, पर चिंता मत करो, जब तक मैं बेस में रहूँगा आपके साथ सप्लाई सर्च करने में कम्पीट नहीं करूँगा। तब ल्यूक कहता है कि दरअसल तुम्हारे साथ सर्च मिशन पर जाना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी।
तब डैनी कहता है त्यानियल हमारी हंटिंग कॉर्प्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता, तुम्हारा क्या ख्याल है युवान? तुम एक शार्प शूटर हो जिसकी हमें हमारी टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम हमारे यहाँ पर रुकोगे तो मैं तुम्हें मेरे बराबर रखूँगा। तब युवान कहता है मुझे माफ़ करना, पर त्यानियल ने मेरी जान बचाई थी और मैंने कसम खाई है कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। तब ल्यूक कहता है कि ये दोनों भाइयों की तरह है, हमें इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। तब डैनी कहता है पर तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हथियार या फिर गाड़ियाँ? इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर कुछ सुंदर लड़कियों को भी जानता हूँ, कहो तो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तब युवान कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया। तब त्यानियल कहता है दरअसल ये एक अच्छा आइडिया है, तुम मुझसे 2 साल बड़े हो, अब वक्त आ गया है कि तुम भी किसी को डेट करो। क्या तुम्हें लिएंग और यूजिन को देखकर जलन नहीं होती हर टाइम? तब युवान कहता है अचानक से हम लड़कियों की बात क्यों करने लगे? तब डैनी कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, मैंने यूजिन को देखा है, मैं उससे भी 100 गुना सुंदर लड़की तुम्हें ढूंढ कर दूंगा। तब ल्यूक कहता है मुझे याद है कि शेंग की सिस्टर एक मॉडल है। तब डैनी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी उसे जाकर लेकर आता हूँ। तब युवान शर्माते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, मैं नहीं कर सकता, मुझे इस वक्त लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तब वो लोग देखते हैं कि युवान ये सब बोलते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तब डैनी कहता है कि तुम कोई बच्चे नहीं हो, शर्माना बंद करो। ऐसा कहकर त्यानियल और युवान वहाँ से चले जाते हैं। तब डैनी कहता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि जाओ त्यानियल सच बोल रहा था यहाँ से जाने के बारे में, या फिर वो केवल हमारी हंटिंग कॉर्प्स ज्वाइन नहीं करना चाहता इसलिए एक्सक्यूज बना रहा था? क्या कोई भी ऐसा होगा जो इतनी शांति भरी जगह को छोड़कर उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए जाना चाहेगा? तब ल्यूक कहता है कि भले ही वो झूठ बोल रहा हो या सच, पर वो एक कमाल का लड़का है और उस जैसे लड़के से दोस्ती करने में हमें कोई नुकसान नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो कोई भी उससे दुश्मनी मोल लेगा वो अंत में दुख ही पाएगा। तब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि त्यानियल अपने साथ बहुत सारे गर्ल्स यूसेज के लिए काम में आने वाले प्रोडक्ट लेकर आया हुआ था, जिसे देखकर वो तीनों लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तब मिस जेंग त्यानियल को किस करते हुए बोलती है कि ये सारे ब्रांड मेरे फेवरेट हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब जिनी बोलती है त्यानियल को लड़कियों के सामानों में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए पागल बनाना बंद करो पिंगियान। तब मिस जेंग कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस खुश हूँ कि इससे त्यानियल को मेरी खुशबू हमेशा याद रहेगी। तब जिन्यू एक बोतल उठाते हुए बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि ये शैम्पू मैंने स्पॉन्सर किया है? त्यानियल इसे वापस लेकर आया क्योंकि त्यानियल को इस पर मेरी फ़ोटो लगी हुई दिखी थी। तब मिस जेंग जिन्यू का मजाक बनाते हुए कहती है कि ये तो वही प्रोडक्ट है जो कि हेयर लॉस के लिए काम में आता है, क्या तुम्हारे बाल अभी से झड़ने लगे हैं? जिससे कि मिस जेंग और जिन्यू वापस से आपस में लड़ने लग जाती है। तब त्यानियल सोचता है अरे यार ये फिर से लड़ने लग गई। तब ऑफिसर चेनफेंग कहते हैं लड़कियों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब त्यानियल उस सामानों को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कई तरह की चीज़ें हैं, हम इन सभी के बदले मार्केट में खाना एक्सचेंज कर सकते हैं। तब ऑफिसर चेनफेंग कहते हैं कि तोंगले ने मुझे बताया था कि गवर्नमेंट ने नई करेंसी जारी की है, क्योंकि खाने को लाना ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यह नई करेंसी बैंक के नोटों की तरह काम करेगी जैसे पहले करती थी, इसलिए सभी लोग अब इसी से एक्सचेंज करेंगे। तब युवान कहता है कि पर एक बार जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये करेंसी किसी काम की नहीं रहेगी। तब यूजिन कहती है क्या मतलब चले जाएंगे? कौन है जो यहाँ से जाना चाहता है? हमने ये जगह बहुत ही मुश्किल से ढूंढी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारे बारे में क्या लिएंग? तब लिएंग कहता है तुम मेरी पत्नी हो, जहाँ पर तुम रहोगी मैं भी वहीं पर रहूँगा। तब यूजिन कहती है सही कहा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तब फैंग कहता है क्या तुम भूल गए कि मैं भी यहाँ पर हूँ? तुम्हें ऐसी बातें करते हुए मुझ पर दया नहीं आ रही? तब त्यानियल कहता है युवान देखो वो लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। डैनी तुमसे कई सारी लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था पर तुमने मना कर दिया, ये कितनी शर्म की बात है। जिससे फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो? तब मिस जेंग कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने पहले कभी भी किसी लड़की पर युवान का क्रश नहीं देखा। तब जिन्यू कहती है कि हमारे पास में रहने वाली लड़की बहुत दिनों से युवान को बोल रही थी कि वो उसे पसंद करती है, पर युवान हर बार उसे मना कर देता है।
इतना ही नहीं, युवान लड़कियों के बीच हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाता है और मैंने आज तक केवल लड़कों के साथ रहते हुए ही उसे रिलैक्स देखा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि युवान डैनियल के साथ हमेशा कितनी फनी वे में बातें करता है? कहीं वो और तब हमें युवान और डैनियल का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जिसे सोचकर उन दोनों को उल्टी होने लगती है। तब युवान कहता है कि बहुत हुआ गाइस, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तब डैनियल कहता है तुम्हारी इन बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। युवान की ये बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, आखिर तुम लोग कैसे मिले और इस वक्त वो कहाँ पर हैं? तब युवान अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम दरअसल एली होता है और वो लोग प्राइमरी स्कूल से दोस्त होते हैं। तो वो बोलता है कि हम दोनों साथ साथ बड़े हुए एज अ क्लासमेट और एज अ नेबर भी। वो एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी और आगे चलकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वहीं पर मेरा फोकस मैकेनिक्स में था। हमने यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोचा था, पर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और उसे अपनी पसंद की मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल गया जैसा कि वो चाहती थी। पर उसका एक छोटा भाई था और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाए, इसलिए उसने अपने छोटे भाई के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया बस। पर उसके पेरेंट्स को उसका आगे पढ़ाई करना पसंद नहीं था। मैं जानता था कि अब्रॉड में पढ़ना उसका बचपन से सपना रहा है, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगा। जब मैं एज अ बॉडीगार्ड काम करता था तो हर साल उसके पढ़ाई के लिए उसे पैसे सेंड कर देता था। मुझे नहीं पता कि उसकी तरफ चीज़ें कैसी चल रही होगी, पर मैं श्योर हूँ कि वो अभी भी ज़िंदा होगी और ठीक होगी, इसलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा और कभी ना कभी हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। उसकी ये स्टोरी सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब फेंग कहता है कि इसका मतलब अब केवल ऑफिसर चेनफेंग और मैं ही सिंगल हैं। तब ऑफिसर चेनफेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरी पहले बहुत ही गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। तब फेंग डैनियल को रोते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हारा साथी हूँ, जाओ और डैनी से बोलो कि मेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढ कर दे। तब डैनियल कहता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, शायद अगली बार मैं तुम्हारे बारे में उनसे पूछ लूँ। पर फेंग रोने लगता है और डैनियल से बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ जाऊँगा तो तुम मुझे एक गर्लफ्रेंड दिलाओगे। तब डैनियल कहता है कि मैंने कहा था पर मुझे याद नहीं आ रहा। चिंता मत करो, बहुत देर होने से पहले मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड दिला दूंगा। तब फेंग एक कोने में जाकर रोने लगता है। तब डैनियल कहता है कि सभी लोग जो भी काम की चीज़ें हैं उनको पैक कर लो और जो चीज़ें तुम्हें नहीं चाहिए कल हम उन्हें बाजार में बेचकर नई करेंसी के बदले एक्सचेंज कर लेंगे। तब वो सोचता है कि मेरे स्टोरेज स्पेस में भी कई सारी यूजलेस चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं उन्हें भी इन चीज़ों के बदले एक्सचेंज कर लूँगा जो कि बाद में हमें बहुत काम आएगी। तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि जैसे ही यूजिन ने उसे बुलाया, लिएंग मेरे ऊपर सारा सामान लाद कर चला गया, ये कितनी शर्म की बात है। तब उसे पास ही में दो डॉग्स दिखाए जाते हैं। तब वो कहता है कि अरे यार, इन कुत्तों के भी कपल है और मैं यहाँ पर सिंगल घूम रहा हूँ, ये अजीब सी नौकरी करते हुए ये ज़िंदगी कितनी अनफेयर है। तब फेंग को उन सामानों के बदले 300 नोट मिलते हैं, लेकिन तभी फेंग को वही पास से लोग भागते हुए दिखते हैं। तब वो सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है जहाँ पर कई 3 सुंदर लड़कियाँ गाना गा रही होती है और लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। तब फेंग सोचता है कि ये लड़कियाँ कितनी सुंदर है। तभी एक लड़का फेंग के पास आता है और बोलता है कि ये लड़कियाँ यहाँ की बहुत सुंदर ग्रुप के मेंबर हैं, अगर तुम इनसे हाथ मिलाना चाहते हो तो इसके बदले तुम्हें मुझे 10 बैंक नोट देने पड़ेंगे और फ़ोटो खिंचवाने के 20। बोलो ये एक अच्छी डील है ना। तब फेंग कहता है कि तुम इन सब के बदले पैसे लोगे। तब वो लड़का कहता है बिल्कुल, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, इस अपोकलिप्स में कुछ भी फ्री नहीं है, आखिर इन स्टार्स को भी तो अपना पेट पालना पड़ता है। तब वो लड़का फेंग के गले पड़ते हुए कहता है कि भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी पहले कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फेंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो लड़का कहता है कि मैं इसे स्मेल कर सकता हूँ, केवल तुम जैसे हैंडसम लड़के के लिए मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ। चलो अब मुझे 80 बैंक नोट दो और मैं तुम्हें उन लड़कियों से बात करवा दूंगा। तब हमें फेंग के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इविल फेंग बोल रहा होता है कि यंग फेंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ डैनियल
अपनी 2 गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, उसे तुम्हारी लव लाइफ से कोई मतलब नहीं। हाँ, वो तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ देगा, पर वो अगले जन्म में ऐसा करेगा। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और अपनी सिंगल लाइफ को बाय बाय कर दो। तब हमें फेंग के प्योर माइंड को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि यंग फेंग, प्यार को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, तुम अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। यंग फेंग ये बातें सोचकर उदास हो जाता है और तब वो उन लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक लड़की से टकराता है। तब फेंग बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम ठीक तो हो? तब वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरा घुटना मुड़ गया है, पर मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। मैं यहाँ पास ही में रहती हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? तब फेंग कहता है अच्छा कोई नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तब हमें उस लड़की के घर का सीन दिखाया जाता है। तब वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये जगह थोड़ी गंदी है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। तब वो लड़की एक बॉक्स खोलती है जिसके अंदर एक प्यारी सी बिल्ली होती है। तब वो लड़की कहती है कि बहुत अच्छे, ये अभी भी जिंदा है। तब वो उसे एक बोतल से दूध पिलाने लगती है। तब फेंग कहता है क्या तुम्हें इतनी जल्दी इस बिल्ली को खाना खिलाने के लिए आना था? तब वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये बिल्ली कल ही मिली थी, अगर मैं इसे अपने साथ नहीं लाती तो ये वहाँ पर मारी जाती, पर यह अभी खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए मैं इसे दूध ही पिलाती हूँ। पर आज इसके लिए बोतल ढूंढने के चक्कर में मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ये मर न जाए, पर भाग्य से हम सही समय पर घर पहुँच गए। तब फेंग सोचता है कि ये तो सचमुच एक एंजल है। तो वो कहता है कि हम लोग बहुत ही मुश्किल से खुद के लिए खाना जुटा पाते हैं इस वक्त पर, और तुम अपना खाना इस बिल्ली के साथ शेयर कर रही हो, तुम कितनी दयालु हो। तब वो लड़की कहती है मैं बस बहुत अकेली हूँ, जब ज़ॉम्बीज़ ने हम पर अटैक किया था तो मेरी सारी फैमिली मारी गई, और रास्ते में यहाँ पर आते हुए मेरे सारे दोस्त भी मारे गए। मैं अकेली थी जो इस बेस तक पहुँच पाई, और यहाँ पर लोगों से दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। मैं बस अपने लिए एक साथी ढूंढना चाहती थी। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं किसी से इतने दिनों बाद बात कर पाई। मेरे पास कुछ कॉफ़ी पाउडर है, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? तब वो लड़की कॉफ़ी बनाने लगती है। तब उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन फेंग उसे बचा लेता है, जिससे बेचारा फेंग जल जाता है। तब वो लड़की कहती है मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, ये बहुत गर्म है, अपनी शर्ट निकाल दो। तब फेंग अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे कि वहाँ एक बहुत ही रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। तब वो लड़की कहती है क्या तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो? तब फेंग सोचता है कहीं ये मुझे किस तो नहीं करने वाली। तब वो भगवान से कहता है हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली, और ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी वो लड़की उसे पट्ट से हेडशॉट मार के बेहोश कर देती है। तब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है दरअसल ये मेरा पहली बार है, तो इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तब फेंग उससे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तब वो लड़की बोलती है यंग फेंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और ऐसा कहकर वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं। तभी फेंग को एक जोरदार चमाट पड़ती है। तब फेंग देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा मोटी औरत खड़ी होती है, जो कि बहुत डरावनी होती है। तब फेंग कहता है तुम कौन हो, आखिरकार तुम अंदर कैसे आई? तब वो मोटी औरत कहती है क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा घर है, और तुम मुझे किस करना चाहते हो? जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो, अब जल्दी से मुझे वो दे दो। तब फेंग कहता है क्या चीज? तब वो मोटी औरत कहती है मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना, तुम लोग तो जंगली हो, देखो तुमने यहाँ का क्या हाल किया है। रेंटल फीस, ओवरटाइम चार्ज और डैमेज को मिलाकर तेरा बैंक नोट्स बनते हैं, इसलिए जल्दी से मुझे मेरा किराया दे दो। तब फेंग कहता है कि ये तो बहुत अजीब है, क्या ये उस लड़के का घर नहीं है? तब वो अपनी जेब चेक करता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके जेब में एक भी रुपया नहीं होता। तब वो मोटी औरत कहती है कि तुम मुझे पैसा देना नहीं चाहते, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हो। चलो देखते हैं कि तुम इन दोनों से पिटने के बाद तुम मुझे मेरे पैसे देते हो या नहीं। तब वो अपने 2 साथियों को बुला लेती है। तब फेंग डरते हुए कहता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो, मेरे और करीब मत आना। और तभी हमें पिटाई की जोर जोर की आवाजें आती हैं। तब हमें त्यानियल का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर तोंगले कहता है 1 घंटे के लिए किराए पर दिए जाने वाले होटल इन दिनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सरकार ने सभी परिवार वालों को यहाँ पर अलग अलग टेंट दिए हैं, जिसमें कि सारे परिवार वाले एक साथ रह सकते हैं, पर किसी भी एक जने को अकेले के लिए टेंट नहीं दिया है।
पर इसी बात से कई इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट से नाराज हैं क्योंकि उन्हें खुद का अलग प्राइवेट रूम चाहिए। इसलिए उनके इस डिमांड को देखते हुए कुछ लोगों ने 1 घंटे के हिसाब से उन लोगों को कमरा किराया पर देने के लिए सोचा, जिसमें कि कोई गलत बात नहीं है। पर कुछ लोग जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सप्लाईज से खुश नहीं हैं। वो लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को बेचकर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हम ये सब बेस में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन लोगों को कमरा किराए पर देना थोड़ी रिस्की है, इसलिए इस तरीके के होटल का किराया बहुत ज़्यादा है। उस औरत को इस तरीके के बिजनेस का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। उसने कई सारे टेंट्स को किराए पर दे रखा था, जिससे कि वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी। इतना ही नहीं, उसने कुछ ठगों को भी हायर कर रखा था। तब टियानियल कहता है, भगवान का शुक्र है कि तोंगले वहां पर टाइम पर पहुंच गया, वरना सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती। तब वो सभी लोग फेंग को बुरा भला कहने लगते हैं। तब फेंग उन सभी से कहता है कि चुप हो जाओ, वो लड़की ऐसी नहीं थी, वो एक अच्छी लड़की थी। उसने अपने खाने के बदले बिल्ली के लिए दूध खरीदा था, इसलिए हो ही नहीं सकता कि वो एक फ्रॉड हो। तब यूजिन कहती है, क्या एक लड़की पहली नजर में तुम्हारे साथ प्यार में गिर गई? तब लिएंग कहता है कि अगर वो सचमुच तुम्हें पसंद करती थी तो फिर क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया? जिस पर फेंग सोच में पड़ जाता है। तब तोंगले कहता है कि जहाँ तक बिल्ली की बात रही, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसने कि इसी तरीके से पहले भी कई सारे लोगों को लूटा है। वो भी लोगों को लूटने के लिए एक बिल्ली का ही इस्तेमाल किया करती थी। तब ऑफिसर चेनफेंग कहते हैं कि इसका मतलब वो इस सब पे प्रो है। तब तियानियल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ चदरें ही हिलाई होती, पर उसने हमारा वो पैसा चुराया है जो कि हमने बहुत मेहनत से कमाया था, इसलिए मैं उसे इस तरीके से जाने नहीं दे सकता। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डोम के अंदर वो लड़की और एक लड़का बैठा होता है। तब वो लड़की कहती है, वो लड़का देखने में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था, पर उसके पास 300 बैंक नोट्स हैं, हम तो सचमुच बहुत ज्यादा अमीर हो गए। तब वो उन नोटों को एक बैग में रखती है और बोलती है, ये सारे पैसे बहुत ज्यादा मेहनत से कमाए हुए हैं, इसलिए हमें इन्हें सुरक्षित रखना होगा। यहाँ से निकलने में अब और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से निकलकर हम डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर एक अच्छा सा घर ले लेंगे। मैंने सही कहा ना किटी? तब उस लड़के को दिखाया जाता है जो थोड़ा परेशान लग रहा होता है। तब वो लड़की कहती है, जुन क्या बात है, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो? तब जुन कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इस वक्त मैं इंजर्ड हूँ और यूजलेस हूँ। ये सारी मेरी गलती है कि तुम्हें ये सब रिस्क लेना पड़ रहा है। क्या हुआ अगर? और ऐसा कहते ही वो लड़की उसे चुप करा देती है और बोलती है कि मैं कभी नहीं भूल सकती कि क्या हुआ था जब मैं यहाँ पहली बार आई थी। मेरा खाना मुझसे छीन लिया गया था और मेरा टेंट भी, और वो लोग मेरा फायदा उठाना चाहते थे, और फिर तुम आए और तुमने मेरी मदद की। तुम वो पहले इंसान थे जिसने मुझसे अच्छे से बात की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी और चिंता मत करो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जून, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी क्योंकि तुम ही मेरे सब कुछ हो। तब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लड़की किसी से कहती है, मैं बहुत अकेली हूँ और अब और ज्यादा मैं ऐसे नहीं रह सकती। तब एक लड़का उससे बोलता है, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और ये कहकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो लड़की उस लड़के पर कुछ स्प्रे कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, और तब वो लड़की उसके जेब में से सारे पैसे निकाल लेती है और बोलती है, खाली स्टाइल झाड़ रहा था गरीब कहीं का, मेरा तो फालतू में टाइम बर्बाद हो गया। इन दिनों बहुत ही ज्यादा गरीब लड़के मेरे झांसे में फंस रहे हैं। आखिर मेरे पास इतना पैसा कब इकट्ठा होगा जब मैं डिस्ट्रिक्ट 2 में जा सकूं। तब उसे एक जगह याद आती है और वो सोचती है कि मुझे उस जगह पर अच्छे और अमीर लड़के मिल सकते हैं, पर सुरक्षा को देखते हुए रूल तो यही कहता है कि एक जगह पर 2 बार काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सचमुच जुन को एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगी। और ये कहकर वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक लड़का बहुत सारे पैसे एक्सचेंज करवा रहा होता है। तब एक्सचेंज ऑफिसर बोलता है कि सर, आपने बहुत सारा पैसा एक्सचेंज करवाया है, क्या आप श्योर हो कि आप अकेले चले जाओगे? अगर आप चाहो तो मैं अपने आदमी को आपके साथ भेज सकता हूँ। तो वो एक्सचेंज करने वाला लड़का कहता है कि आपका शुक्रिया सर, चिंता मत कीजिए, मैं ये ले जाऊंगा। तो वो एक्सचेंज ऑफिसर कहता है कि ये लड़का स्ट्रॉन्ग है पर स्टूपिड भी। तब हमें दिखाया जाता है कि भीड़ में वही लड़की उस अमीर लड़के को जाते हुए देख रही होती है और बोलती है कि मिल गया शिकार।
तब हमें एक बिल्ली को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे वही लड़की लगी हुई होती है और बोलती है कि किटी रुक जाओ, तुम कहीं खो जाओगी। और ऐसा कहकर वो उसी लड़के से टकरा जाती है और बोलती है मुझे माफ करना, मैं बस अपनी बिल्ली को पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें आते हुए देखा नहीं। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो लड़का उस लड़की से कुछ भी बात नहीं करता और उस बिल्ली के पीछे भागने लगता है। तभी वह बिल्ली उस लड़के को काट लेती है। तब वो लड़की सोचती है कि ये कितना बेवकूफ लड़का है, इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर वो उस बिल्ली के पीछे पड़ा है, मुझे कोई और तरकीब अपनानी होगी। तब वो लड़की उस लड़के के पास जाकर बोलती है बच्चे, क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद हैं? मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां घर पर हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर उनके साथ वहां पर खेल सकते हो। तब वो लड़का बोलता है कि क्या सच में तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? तब वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन तभी कोई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तब हम देखते हैं कि ये त्यानियल होता है। त्यानियल बोलता है लेकिन बिल्ली के बजाय मुझे लोमड़ी को पकड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है। त्यानियल को देखकर वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती। तब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लड़की बोलती है तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग चोर हो? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। लेकिन तभी तोंगले कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही पुलिस हूँ, क्योंकि मैं ही पुलिस वाला हूँ। तब ये सुनकर वो लड़की थोड़ा डर जाती है। तब तोंगले कहता है क्या ये वही है? तब एक लड़का कहता है हाँ यही है वो, हाँ ये वही लड़की है जिसने मुझे अजीब सी नशीली पदार्थ से बेहोश कर दिया था और फिर मेरे कपड़े लेकर मुझे बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, इसने मेरे सारे पैसे भी ले लिए जो कि इतने थे जिससे कि पूरे महीने भर का खाना आ सके। तब फेंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तब तोंगले कहता है तुम्हें कैसे पता था कि ये लड़की एक्सचेंज सेंटर पर जाएगी? तब त्यानियल कहता है मैंने बस अंदाजा लगाया था। एक्सचेंज सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन जैसे फ्रॉड करने वालों को आसान टारगेट मिल जाता है, पर कोई भी फ्रॉड करने वाला एक ही जगह पर दोबारा नहीं जाता, पर तुमने चांस लिया। तो वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, मैंने ये सब किया पर मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। जो भी खाना मिलिट्री हमें दे रही थी वो हमारे लिए काफी नहीं था। पर अब तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? वैसे भी यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन या कोर्ट तो है नहीं और जमीन यहाँ पर खाने से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरे जैसे इंसान के लिए अलग से एक जगह रखोगे। सही कहा ना? और सर्वाइवर्स इंसानियत की लास्ट होप है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इतने छोटे से क्राइम के लिए मौत की सजा दोगे। तब उस लड़की का शिकार होने वाले लड़के बोलते हैं कि इसका मतलब इसे पहले से ही पता था कि इसे कोई सजा नहीं मिलेगी, इसका मतलब हमने हमारा पैसा फिजूल में ही गवा दिया। तब फेंग चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मतलब छोटा सा क्राइम? इसे छोटा सा क्राइम कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर भले ही हमें अपने पैसे वापस मिल जाएं, पर फिर भी तुमने हमारे जज्बातों के साथ खेला है। क्या तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए कितना दर्दनाक था? आखिर तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? तब वो लड़की कहती है कि ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें ऐसे फील हो रहा है क्योंकि तुम लोग मेरा फायदा उठाना चाहते थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? एक सच्चा और अच्छा इंसान कभी भी एक ऐसी लड़की के साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहेगा जो तुम करने वाले थे, समझे? तब फेंग उसे गुस्से से घूरने लगता है। तब वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर देना, जो भी मैंने किया उसके लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अब थोड़ा लेट हो गया है इसलिए प्लीज मुझे अब जाने दो। तब तोंगले कहता है कि हम लोग तुम्हें जाने देते अगर तुमने ये पहले किया होता, पर इन दिनों वेस्ट में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारे लीडर्स ने एक मीटिंग में एक नई पॉलिसी डिसाइड की थी कि जो कोई भी चोरी करेगा, डाका डालेगा या फिर लड़ाई झगड़ा करेगा या फिर किसी भी तरीके से नियमों का उल्लंघन करेगा, उनको एक नई बनाई गई जेल में मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाएगा। ये पनिशमेंट बेस में सभी लोगों के लिए एक वार्निंग होगी और जितना पैसा तुमने चुराया है उतना तुम्हें 3 साल के लिए मजदूरी पर भेजने के लिए काफी है। जिसे सुनकर फेंग थोड़ा हैरान होकर तोंगले को देखने लगता है। तब वो लड़की हैरान होते हुए बोलती है कि 3 साल? क्या तुम उसे मजाक तो नहीं कर रहे? तब तोंगले अपने सोल्जर्स को उस लड़की को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। तब वो लड़की बोलती है कि रुको, ये सब मेरी गलती है, सचमुच ये मेरी गलती है, कोई भी सजा चलेगी पर मजदूरी नहीं, प्लीज कम से कम मुझे एक बार घर पर तो जाने दो। जुन अभी बहुत ज्यादा घायल है, अगर मैं वहां पर नहीं गई तो वो पुलिस उसे वहां से ले जाएंगे। तब तोंगले उससे कहता है कि इसका मतलब तुम्हें अभी भी नहीं पता, वो लड़का तुमसे झूठ बोल रहा है, वो भी एक फ्रॉडस्टर है। तो वो लड़की कहती है क्या तुम ये क्या कह रहे हो? और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब क्या तोंगले जो उनके बारे में सच बोल रहा है, जानने के लिए देखते रहिए जोली एक्सप्लेन।